नई यूनिट है चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं। वो चीजें तो नहीं दे सकता मैं जो मैं पहले दे चुका हूं, उस बल्क में तो नहीं दे सकता जो पहले दे चुका हूं, है ना। बस वो जो मैंने कहा ना, जंग छुड़ानी है आपकी। सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए इस चैप्टर में कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये होता है। इसमें एन कैप की जो डायरेक्शन होती है, या यूं कहिए, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, नॉट बी वेक्टर, नाइदर ए, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग होती है, लेकिन ए क्रॉस बी जो निकलेगा उसकी डायरेक्शन अलग होती है। तो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। एन कैप ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और एन कैप बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और लेकिन कौन सा परपेंडिकुलर होता है, एंड कौन सा परपेंडिकुलर, तो दो हो सकते हैं ना। तो उसके लिए कौन कौन से रूल बताए मैंने, एक तो राइट हैंड, जो मेरा फेवरेट है, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, इसमें क्या करना होता है, अपनी उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर रहेगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले है वो पहला वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। अपनी उंगलियों को ए से बी की ओर, यानी पहले से दूसरे की ओर मूव करेंगे। अंगूठा जिधर रहेगा वो वाला एन कैप होगा। जिसका राइट हैंड नहीं चलता उसके लिए मैंने एक और, मतलब एक और बताया हुआ है, वो भी अच्छा है, पर मेरा फेवरेट ऊपर वाला है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसमें क्या करते हैं, हाथों को ऐसे पोजीशन करते हैं, देखो ये मेरा राइट हैंड है, अंगूठे को फर्स्ट वेक्टर की ओर कर देते कि नहीं, फर्स्ट वेक्टर की ओर, और इन चारों उंगलियों को सेकंड वेक्टर की ओर। तो हथेली जिधर आती है वो एन कैप होगी डायरेक्शन। और एक तीसरा क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। इसमें यदि आप राइट हैंड से कंफर्टेबल नहीं हो तो लेफ्ट हैंड, अपनी उंगलियों को ऐसे सजाना है, ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस, ऐसे ही तो होती है एक्स वाई जेड एक्सिस। देखो इस समय यदि मैंने उंगली पकड़ रखी है तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो इसमें इसको कहाँ रखते हैं, याद है आपको, इस वाली उंगली को कौन से वेक्टर की ओर रखते हैं जिसे मैं हिला रहा हूँ, बताइए, फर्स्ट या सेकंड, बताओ। इस वाली उंगली को जल्दी टाइप करो। हाँ जी, नमन जीत गया इसमें भी, इसमें भी नमन जीत गया, ठीक। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी रिजल्ट। इस वाली उंगली को फर्स्ट वेक्टर की ओर कर देते हैं, है ना, और इस वाली उंगली को सेकंड वेक्टर की ओर कर देते हैं, अंगूठा जिधर है वो एन कैप होगा। तो ये तीन रूल आपको क्रॉस प्रोडक्ट में आने चाहिए। आइए, ठीक है, ये पहली बात। आइए इसकी एप्लीकेशन जो इस चैप्टर में यूज हुई है। सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, डीबी वेक्टर इक्वल टू, अच्छा डीबी होता है के आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो फिर हम इसको ऐसे लिख देते थे वेक्टर फॉर्म में, आइडियल क्रॉस आर, याद आ गया, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। अब क्योंकि गौर से देखो इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसके जो फंडामेंटल्स होंगे वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ही सॉल्व करने पड़ेंगे। के और आर क्यूब एज ए मैग्नीट्यूड, मतलब डी आइडियल क्रॉस आर एक अपने आप में ही वेक्टर हो जाएगा, ए क्रॉस बी की तरह सॉल्व करेंगे, उसमें के अपॉन आर क्यूब का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो डायरेक्शन तो यहीं से निकलेगी। तो अब आप बताइए, दिस इज गोइंग टू फर्स्ट वेक्टर, दिस इज गोइंग टू सेकंड वेक्टर। एक बार प्रैक्टिस करा दे तो हल्का सा, यदि ये करंट कैरिंग वायर है और ये रहा कोई पॉइंट पी, यहाँ पर डीबी की डायरेक्शन निकालनी है, डीबी की, तो ये रूल क्या कहते हैं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज, अब पूरे सवाल पूरी फिजिक्स में ये हमेशा ही फर्स्ट वेक्टर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेकंड, ठीक है। तो डीबी की डायरेक्शन आइडियल और आर के परपेंडिकुलर होगी, पहली बात, मतलब जो जो प्रोडक्ट में है उन दोनों के डीबी, मतलब ये जो डीबी है वो आईडीएल के परपेंडिकुलर होगी एंड डीबी जो होगी वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी। और कौन सा परपेंडिकुलर, तो सपोज करो मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो दिस इज आइडियल वेक्टर, बोलो करंट की डायरेक्शन में आइडियल वेक्टर होता है, ये आर वेक्टर। आर वेक्टर कहां से खींचेगा, ओरिजिन से, जहां से मतलब आपने ये एलिमेंट लिया हुआ है तो दिस विल बी ओरिजिन, आर वेक्टर अवे फ्रॉम द आइडियल से खींचेगा। अब आप इसमें से जो भी रूल कंफर्टेबल हो वो लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा।
जैसे मैग्नेटिक फील्ड, देखो मुझे तो काफी सालों से प्रैक्टिस हो गई है, तो मुझे वैसे तो मेरा फेवरेट ये है मेरा फेवरेट, लेकिन मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के सिनेरियो में ना ये थोड़ा सा हैंडी हो जाता है। मेरा फेवरेट ये है नो डाउट, बहुत ही अच्छा ये है एक्यूरेट। इन तीनों में भी यदि मैं बात करूं, कंफर्टेबल भी यही है, लेकिन एज अ पर्टिकुलर केस मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे ये, मैं अपने को स्विच कर लेता हूं। अंगूठा, उंगलियां, हथेली अंदर जा रही है, देखो है ना, अंगूठा किधर रखना है, फर्स्ट वेक्टर आइडियल की ओर, अंगूठा आइडियल की ओर, उंगली आर वेक्टर की ओर, मेरी हथेली अंदर चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। नहीं, मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से कंफर्टेबल फील करता हूँ। मान लो कोई ये कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो ये फर्स्ट वेक्टर आइडियल की ओर, आइडियल की ओर, ये वाली उंगली आर वेक्टर की ओर, है ना, देखो मेरे, और अंगूठा मेरा अंदर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और अंदर के लिए ध्यान है ना, इनवर्ड के लिए क्रॉस यूज करते हैं, इनवर्ड के लिए क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए हम डॉट यूज करते हैं, थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। चलिए एक मिनट। दूसरा, इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं, फिर एक और फॉर्मूला आता है, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। आता है नहीं आता? तो मैं भी केवल डायरेक्शन की बात करूं, मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। दिस विल एक्ट एज अ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। अभी वापस आऊंगा मैं इस फॉर्मूले पे भी, लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसमें भी आपको वी और बताना, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि इस एक्सप्रेशन में, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, राइट टू पेयर्स विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। मुझे आप जवाब दो, किसी को याद हो तो। इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटी है, उन 4 फिजिकल क्वांटिटी में ऐसी कौन से 2 पेयर हैं जो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे? हाँ जी चेतन बिल्कुल ठीक, इसमें चेतन जीत गया। नमन बिल्कुल ठीक, कन्हैया रहने दे कन्हैया। प्रियांशु वाशनी भी गलत। हाँ अवन ठीक, कन्हैया ने, चलिए अब छोड़ो, औरों को नहीं पढ़ पा रहा मैं, हाँ मान्या को पढ़ लिया, फटाफट छोड़ो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा, कन्हैया बेटा पढ़ना चालू कर, कन्हैया 1 की बात कर रहा हूँ, तेरे दिन खराब नहीं है, तू ये कहता आज मेरा दिन ही खराब है, तेरी पढ़ाई खराब चल रही है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन से 2 पेयर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो कन्हैया ने जवाब दिया कि वी और बी। अबे काय को वी और बी क्यों परपेंडिकुलर होंगे, इनके बीच तो कुछ भी एंगल हो सकता है, वी क्यू वी बी साइन थीटा, फिर तो साइन थीटा का कोई मतलब ही नहीं है, थीटा तो 90 होगा आपके अकॉर्डिंग। इसमें ये जो रिजल्ट निकलेगा, जो ठीक है ना एफ, वो वी के परपेंडिकुलर, और ये जो एफ निकलेगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये 2 पेयर हमेशा, अरे यहां नहीं था, मतलब वही बात कर दी, ये इसके भी परपेंडिकुलर था और ये इसके भी परपेंडिकुलर था। चलिए कोई नहीं बेटा, अब सबको नहीं पढ़ पाऊंगा, सबको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा, ठीक। तो ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। फिर आया था इसमें, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो वो भी फोर्स महसूस करता है, IL क्रॉस बी। समझ जाओ, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए आपको। इसकी डायरेक्शन आप इस रूल कैसे भी निकाल देना। इसमें जनरली मुझे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, इसमें और इसमें ना मैं जनरली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को स्विच करता हूं, लेकिन इन सबका बाप मुझे ये लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक शर्त है, आप जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना आपकी, तो ठीक है। इसमें ध्यान करो, ये दोनों वेक्टरों को परपेंडिकुलर करा लिया जाता है ऑलरेडी, पर ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इसलिए ये ज्यादा इजी है। लेकिन कोई नहीं, यदि परपेंडिकुलर है तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ। इसमें एफ इसके परपेंडिकुलर होगा। इसी में किसी को याद है क्रॉस प्रोडक्ट एक बार और यूज हुआ है किसी फॉर्मूले में? मेमोरी याद करो, 10 सेकंड दे रहा हूं कि इसी चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट एक बार और आया है। ठीक, 1 2, हाँ चेतन वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल चेतन बता पाया। टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, ठीक है। नहीं अवन उसमें कहा आया था, तो करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो वो टॉर्क महसूस करती है। तो इन सब में इवन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी उसमें टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस ही आता था, तो जहां क्रॉस आता है वहां क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। चलिए, तो ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन, ठीक। अब आ जाइए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं बायो सावर्ट लॉ से, कि यदि मान लो मुझे ये एम आई वायर है और मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर करंट कैरिंग वायर है ये,
तो नो डाउट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात सबसे पहले हमें ऑरेस्टेड ने बताई थी, बायो सावर्ट से भी पहले। पर ऑरेस्टेड के पास कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं था, केवल एक्टिविटी तक था। बायो सावर्ट ने उनसे एक कदम आगे कि आइए यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ट्राई करते हैं। लेकिन बायो सावर्ट में भी लिमिटेशन है, भले ही वायर पूरा है पर पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे वो मैथमेटिकली। तो इस पूरे वायर में कहीं पे भी छोटा सा हिस्सा कंसीडर करिए, ये जो मैंने 2 डैश लगाए हैं ये इतने हिस्से को सोचना है बस, ठीक है। करंट जब यूं जा रही है तो इसमें भी ऐसी जाएगी। दिस इज आइडियल वेक्टर, आई माने जो इसमें करंट जा रही हो और डीएल माने जो इतने हिस्से की लेंथ हो। आई अलग डीएल अलग पढ़ा जा सकता है ना, अलग पढ़ा जा सकता है। दिस इज आई करंट, दिस इज स्मॉल एलिमेंट, और इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे करंट स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया ये। करंट जैसे मोमेंटम में एम और वी को मल्टीप्लाई करके पढ़ लेते हैं, तो करंट एलिमेंट में आई और डीएल को मल्टीप्लाई करके, और हम वेक्टर यहां लगाते हैं लेकिन डायरेक्शन आई की होती है। इवन इंडिविजुअली भी डीएल वेक्टर यदि हम पढ़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, तो डीएल की अपनी देखो लेंथ की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना अपनी, तो डीएल पर यदि मैंने इसकी चांद पर यदि डंडा कर भी दिया है तो ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन। जैसे इस वायर में करंट ऊपर है तो डी आइडियल वेक्टर ऊपर माना जाएगा। यदि यही वायर होता, यही लेंथ होती और करंट यूं आती तो आइडियल वेक्टर नीचे होता। फिर यहीं से आर वेक्टर खींचना है उस पॉइंट के लिए, आर वेक्टर अवे फ्रॉम द आइडियल वेक्टर होगा। फिर इन दोनों के बीच में जो वेक्टर रूल से एंगल होगा, वेक्टर रूल से जो एंगल होगा, ध्यान है ना, वेक्टर रूल से, यानी एंगल कौन सा लेना है ये भी आपको 11th में सीखना पड़ेगा, ठीक। ये तो आइडियल और आर के बीच में जो एंगल होगा। नाउ बायो सावर्ट ने बताया था कि हम पूरे वायर का तो नहीं पर इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बता सकते हैं। तो वो जो डीवी वेक्टर था डायरेक्ट के, मैं के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख देता हूं, के आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और अब क्योंकि आप एक लेवल ऊपर हो चुके हो भाई, पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, तो यदि हमारे पास किसी फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म हो और उसी फॉर्मूले की मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड को प्रेफरेंस मत दिया करो, वेक्टर फॉर्म को प्रीफर किया करो हमेशा। मैं इसे ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, अब स्टार्टिंग में जैसे पढ़ाया था कि dv इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें डायरेक्शन डिस्कस नहीं करनी होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के कोई मतलब नहीं है ना, आप इसके सवाल कर पाओगे फिर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। और कभी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो बात अलग है कि केवल डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपली डीबी यानी, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिखोगे आप आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, फिर एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये दिस इज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। तो ये है बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी ये म्यू नॉट जरूरी नहीं है, म्यू भी हो सकता है, जैसा मीडियम होगा सराउंडिंग का वैसा लगाएंगे। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, रिलेटिव। वहां एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ म्यू अपॉन म्यू। और इस पूरे के की वैल्यू, इसको यदि मैं के बोलूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू पूरे की 10 टू द पावर -7 होती है। यूनिट वगैरह आप इसकी ध्यान रखना, ये जो डीबी है मैनेज कर लेना, बताया हुआ है डीबी। जो डीबी है, डीबी की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो डीएल की ऐसा यूनिट क्या होगी? मिलीमीटर होगी भाई, स्मॉल लेंथ है ये, हाँ नहीं, ऐसा यूनिट मीटर ही होगी। तो सेम बी की यूनिट टेस्ला है तो डीबी की यूनिट स्मॉल टेस्ला नहीं होगी, टेस्ला ही होगी। और सीजीएस यूनिट गॉस है ना, गॉस। और ध्यान है एक तसले में 10,000 गिट्टियां, याद करवाया था, एक तसले में 10,000 गिट्टियां, एक तसले में ये। तो ये बायो सावर्ट लॉ जिसने हमें मैग्नेटिक फील्ड की बॉनी कराई थी कि पूरे का नहीं किसी स्मॉल एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है, आज करना यदि पहले नहीं किए तो, जिसमें एक बता दूंगा ढूंढ के, एक्स एक्सिस पर एक छोटा सा एलिमेंट रखा हुआ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। एक्स एक्सिस पर वाई पर एक पॉइंट है, उसकी दूरी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, या पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो। अच्छा बताना, करंट यू दे रखी है,
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मुझे एटलीस्ट डायरेक्शन तो बता दो, क्योंकि वैल्यू तो मुझे सवाल पढ़ने के बाद ही बता पाऊंगा कि आई कितना दे रखा है, डीएल कितना दे रखा है, आर कितना। लेकिन करंट यदि यूं है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, जल्दी बताइए। जी हाँ, अवन, नमन, चेतन, मान्य, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, अंगूठे को इधर रखोगे एक्स एक्सिस की ओर। सोनम आज की डेट में भी गलत आ रहा है, निकुंज बिल्कुल ठीक, सोनम अभी भी गलत आ रहा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, क्या कर रहे हो सोनम। ये इधर देखिए, यदि ये करंट इधर है, हाँ इशिका ठीक, करंट इधर है तो अंगूठे को इधर रखो, उंगलियां इधर करो, जो भी रूल आपको कंफर्टेबल लगा है, ठीक है। तो हथेली बाहर आ रही है आउटवर्ड, तो इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा, आप डॉट बना सकते हो या के कैप लिखोगे, क्योंकि आउटवर्ड का मतलब जब एक्सिस दे रखी है ये एक्स है वाई, तो आउटवर्ड का मतलब जेड एक्सिस। और देखो एक और चीज बताता हूं, आइडियल क्रॉस आर, देखो डीबी की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो आइडियल क्रॉस आर से निकलेगी, ठीक है। बताइए इस सवाल में आइडियल किधर है, आई कैप की ओर क्रॉस, भाई आइडियल मतलब ये रही, और आर वेक्टर ये रहा, तो आर वेक्टर है बताओ किधर, ये जे कैप हो गया, और आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो डीबी की डायरेक्शन के कैप की ओर निकलेगी, तो ये बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। अब प्रैक्टिस करिएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी। चलिए इसमें अब बायो सावर्ट, अच्छी बात है कि अब हमें डेरिवेशन नहीं करना, बायो सावर्ट की एप्लीकेशन से सबसे पहले आया था कि यदि मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे लेकिन वो बोर्ड से रिलेटेड नहीं थे, मैं बता देता हूं। पहला एक फॉर्मूला बायो सावर्ट का कि यदि एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट, मैंने इनफाइनाइट नहीं बोला, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये करंट आई जा रही है, इससे आर दूरी पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, है ना। एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, आई करंट है, आर डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट पी है, और यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप पहले पॉइंट पी पे आ जाइए, पॉइंट पी से वायर का ये एंड, यानी ये जो डिस्टेंस है, यहां से कितना एंगल बना रहा है, माना ∅1, पॉइंट पी से वायर का अपर एंड कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट पी पे खड़े हो जाइए, एक लाइन खींच दीजिए, वहां से देखिए अपर एंड कितना एंगल बना रहे हैं, लोअर एंड कितना एंगल बना रहा है उस एंड पर, ये मार्क कर लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं ये पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने पेल के क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, मैंने बनाए हैं एमसीक्यू कुछ, लेकिन ऐसा कोई हाइपो नहीं है, आप पढ़ सकते हो, अच्छा भी लगेगा। तो पॉइंट पी से आप ये देखिए वायर का अपर एंड कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट पी से वायर का लोअर एंड कितना एंगल बना रहा है, तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी, इस पूरे स्ट्रेट वायर की वजह से, पूरे स्ट्रेट वायर की वजह से, नॉट फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आर साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ये रहेगा, ध्यान रखना, साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। यदि वायर एक फाइनाइट लेंथ है, हो सकता है ऊपर वाला एंगल 30 बनना हो, यहाँ पे नीचे वाला 20 बनना हो, तो 30 और 20 डाल देना, ठीक। अब आ जाइए, क्या बेटा सर आर मल्टीप्लाई में होगा, नहीं, यही है बेटा, यही है बेटा, यही रिजल्ट है। अब यदि क्या इंडिकेट करता है, V परपेंडिकुलर, एक मिनट, निकुंज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, निकुंज की बात सुनते हैं पहले। सर बायो सावर्ट लॉ क्या इंडिकेट करता है, V परपेंडिकुलर V या इनवर्स क्यूब लॉ या V पैरेलल V, मैं नहीं समझा, अभी मैं माइक ऑन करूंगा तब पूछ लियो बेटा, क्वेश्चन नहीं समझा मैं, V तो आ ही नहीं रहा है इसमें बायो सावर्ट में, V ये इनवर्स क्यूब लॉ नहीं है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है ये भी। हाँ अब सुनेंगे, ये वायर स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ, ठीक है, हाँ चलिए अब आ जाइए, यदि इसी में मेरा ए, यदि ये वायर दोनों तरफ से, अच्छा बताओ ये वायर बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, है ना, बिल्कुल दैत्य आकार के रूप में बढ़ता चला जाए, ऊपर से भी इसकी, तो ∅1 ∅2 पे क्या असर होगा बोलो, ∅1 ∅2 भी बढ़ने लगेंगे ना,
भाई यदि ये पॉइंट यही रहा और ये वायर हाँ बढ़ने लग जाए तो φ1 φ2 भी बढ़ने लग जाएंगे। भाई यदि ये वायर यहाँ हो जाए, सोचो यहाँ, तो फिर ये एंगल φ1 को आप देखो ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और यदि यही वायर इनफाइनाइट लेंथ के हो जाए तो फिर दोनों एंगल टेंस टू 90 हो ही जाएंगे। समझ गए? φ1 और φ2 बोथ टेंस टू 90 इफ वायर इज इनफाइनाइट लेंथ फ्रॉम बोथ द एंड। तो यानी वायर को आप ऐसे मानेंगे, इधर मैं डॉट 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 बना देता हूं, ये भी डॉट डॉट। ये है हमारे सिलेबस में, ये ध्यान रखना। ये अब इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड यदि आप निकालोगे आर डिस्टेंस पर, तो बताइए φ1 φ2 दोनों 90 90 हो जाएंगे ना। तो sin 91, ये भी sin 91, तो 1 + 1 2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अब μ0/4π 2I/r, ऐसे ही याद करो। ये है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसे याद करने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, इसी में एक और चीज, जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बियॉन्ड द स्कोप जाते हैं, तो एक और क्वेश्चन कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का तो है, लेकिन हमें उसके एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं। मतलब समझना, ये पॉइंट भी ना वायर के इधर है, बिल्कुल वायर के जहां एंड हो रहा है वहीं पे पॉइंट भी है। वायर जहां एंड हो रहा है ना, बिल्कुल उसकी सीध में पॉइंट भी है, और दूसरा एंड इनफाइनाइट है। तो दोनों एंगल 90 नहीं होंगे। जैसे इसमें दोनों एंगल 90 होंगे, φ1 भी 90 φ2 भी 90। इसमें एक एंगल बताओ 0 होगा और एक 90 होगा ना। तब उस केस में आप समझ जाओ, एक एंगल 0 रखना और एक एंगल 90 रखना। तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा बताओ क्या आएगा? जो बी आएगा μ0/4π I/r आएगा, क्योंकि एक 1 sin 90 एक sin 0। इसमें एक चीज और याद रखनी है, चिराग तले अंधेरा। इसी में यदि ये पॉइंट पी, ये ना वायर फाइनाइट लेंथ का ही सही, चाहे बस स्ट्रेट होना चाहिए। यदि वायर स्ट्रेट है, यदि पॉइंट पी यहां ना होके यहां ना होके यहां ना होके यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां, यानी वायर की लाइन पर ही कहीं आ जाए, वायर की लाइन पर ही स्ट्रेट वायर। अच्छा, यदि वायर टेढ़ा हुआ तो वायर की लाइन तो फिर रहेगी नहीं। तो पूरे स्ट्रेट वायर पॉइंट पी यहां आ जाए, या यहां आ जाए पी डैश, या यहाँ पी डबल डैश आ जाए, पी ट्रिपल डैश। तो फिर एक डायलॉग मैंने याद कराया था ना, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब दीपक, चिराग जब जलाया जाता है तो चारों तरफ रोशनी देते हैं, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा होता है। तो ये जो स्ट्रेट वायर होते हैं, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। एट पॉइंट पी, पी डैश, पी डबल डैश, इन पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। शर्त वही है, वायर स्ट्रेट होना चाहिए और उसकी थिकनेस कंसीडर नहीं करनी है हमको। तो हाँ, एक और कंडीशन, वायर की थिकनेस ऐसा नहीं होना चाहिए वायर जिसकी थिकनेस है ना, वायर ही होना चाहिए। यदि वायर में थिकनेस हुई, मान लो वायर ऐसा है पाइप की तरह, तब वहां हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, उसे फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि वायर इस टाइप का है ना, तो फिर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सर्वाइव कर सकता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब वो भी सिचुएशन है, हॉलो होगा या सॉलिड होगा, वो भी बात की बात है। तो इसलिए इसमें वायर स्ट्रेट होना चाहिए और नेग्लिजिबली थिकनेस का होना चाहिए। चलिए, तो ये था स्ट्रेट वायर का। इसके सीधे सीधे बेसिक्स फंडामेंटल क्वेश्चन है, जैसे एक वायर दे दिया, हमारे सिलेबस में यही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ये और ये कॉम्बिनेशन, तो ना इसका और इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा बस। या तो इस पर ये वाली फिजिक्स लग रही होगी या ये वाली फिजिक्स लग रही होगी, ये वाली। अब जैसे एक ने मुझसे पूछा था कि देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे, वो तो लुल्लु क्वेश्चन है बिल्कुल, कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अच्छा, इनफाइनाइट वर्ड ना बोल के सिर्फ लॉन्ग बोले तो भी वो इनफाइनाइट लॉन्ग होगा, कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना, ये फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, मैं इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, 2 से 4 काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 10⁻⁻7 रख जाती है, तो क्यों जबरदस्ती उंगली करें उसमें। तो इसी ये नहीं कि भाई सर सस्ता कर लो, इसे काट दो, तो μ0/4π पूरा एक बार में रख जाता है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वायर ऐसे दे देंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ निकालो वायर, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, और यदि इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आउटवर्ड आएगा। अच्छा बताओ, वायर यदि ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, एक थोड़ा सा सिंपल इस स्टेज पे, ये कोई कठिन सवाल नहीं है। वायर यदि ऐसे है, अब वायर देख लीजिए, वायर में करंट ऐसे है,
स्ट्रेट वायर है, क्यों ऐसे भी तो आ सकता है, जरूरी है वायर आपको बोर्ड के प्लेन में ही मिले, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो जल्दी बताइए, बहुत आसान सवाल, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? जल्दी बताइए, मैं सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं। कन्हैया अभी भी गलत है तू, चेतन बिल्कुल ठीक, कन्हैया का गलत है, चेतन का ठीक है। सोनम आंसर चाहिए मुझे, मान्य गलत हो गया इस बार, ऋषिका गलत है, यानी इसका मतलब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दी। प्रियांशु ठीक, नमन ठीक, हाँ बताइए बेटा, करेक्ट करिए वो लोग जो लोग इनकरेक्ट बोला है, जैसे मैंने। निकुंज गलत है, फॉर इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, हर से डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इससे निकलेगा, 9th-10th का बच्चा कर जाएगा जिसे फॉर्मूला पता हो तो। देखो अभी भी आज की डेट में आप डायरेक्शन निकालना नहीं जानते तो आप सवाल कर कैसे पाओगे? अभी तो हम फंडामेंटल सवालों की बात कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, बताओ 6 चौक तुरंत 24 नहीं निकलेगा, मैंने बोला 6 चौक तुरंत 24 निकलना चाहिए, वैसे ही डायरेक्शन निकलनी चाहिए। कन्हैया शर्मा 2, आप भी गलत हो। और फिर मेरे को गुस्सा क्या आती है नहीं, कि फिर जब आप, मैं उन सबको ले रहा हूं कि जैसे डाउट पूछ रहे हो आप, है ना, फंडामेंटल आपको आते ही नहीं है, और आगे आप पूछ रहे हो वैसे वाले एग्जाम्पलर, और ये मुंह से बादाम नहीं टूट रहे और डेड 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 से अखरोट तोड़ना चाहते हो। अब ये रही करंट, इधर अंगूठा बाहर रखोगे, उंगलियां इधर रखोगे, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आइडियल वेक्टर, ये उन गंजड़ों को बता रहा हूँ ये। तो मैग अंगूठा इधर रखोगे, उंगली इधर, हथेली अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड, अपवर्ड, नॉट आउटवर्ड, दिस इज अपवर्ड और आउटवर्ड दो अलग डायरेक्शन है, अपवर्ड का एरो अपवर्ड होगा, आउटवर्ड का एरो बाहर होगा। और अभी भी नहीं समझे तो देखो, डीबी, यदि मुझे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और सब जानते हैं आइडियल क्रॉस आर, डीबी की डायरेक्शन याद करो, ऐसे तो निकलेगी। आइडियल किधर है बताओ, आइडियल किधर है बताइए, आइडियल के कैप की ओर है या नहीं? आइडियल वेक्टर बाहर है, के कैप की ओर है, और आर वेक्टर ये रहा इधर, ये रहा, ये किधर है बोलो? एक्स एक्सिस की ओर, यानी आई कैप की ओर, आई कैप है, ठीक। निकुंज कह रहा है मैं आउटवर्ड अपवर्ड में कंफ्यूज, अरे नहीं तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आउटवर्ड माने ये अपवर्ड है, और आप ये आउटवर्ड हो गया आपकी ओर, आउटवर्ड, दो अलग डायरेक्शन है यार इस कमरे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपवर्ड डाउनवर्ड। हाँ अब बताइए के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई जे कैप। प्रैक्टिस करो बेटा, मेरा निवेदन है, विनती है, नोट्स खोल लीजिए मेरे, वहां तो मैंने बल्क में प्रैक्टिस, और नोट्स नहीं वीडियो खोल लीजिए, कितनी प्रैक्टिस कराइए डायरेक्शन के लिए, कितनी प्रैक्टिस कराइए तब, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को कहां दिक्कत होती है, मैं तब आगे बढ़ाऊं, इतनी सारी बल्क में। आज तो मैं कुछ नहीं करा रहा प्रैक्टिस, आज तो मैं सिर्फ जंग छुड़ा रहा हूं, लेकिन जब, ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस कराई थी, एक और क्वेश्चन दे दूं कोई फायदा नहीं है बेटा, वो ऐसे ही आ जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, बताइए इस पॉइंट, यदि इसी सिचुएशन में यही सिनेरियो है, वायर ये रहा, मुझे वायर के इधर ना निकाल के वायर के इधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ द पॉइंट इज दिस, अब फील करिए वायर है कैसा, वायर ऐसे आ रहा है, उसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो किधर आएगी डायरेक्शन? मुझे भी निकालना है, हाँ हाँ, चेतन फिर जीत गया, वेरी गुड। नमन एक्स वाई जेड बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन ठीक है तेरा, ठीक है, क्योंकि जब एक्सेस दे रखी हो तो एक्सेस के रूप में आंसर देते हैं, लेकिन ठीक है तेरा आंसर। हाँ इशिका ठीक, अवन ठीक, प्रियांशु ठीक, जल्दी से टाइप करो, इतनी देर का, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो गलत हो आप। हाँ सोनम अब ठीक है, हर्ष ठीक है, देख कन्हैया शर्मा 2, तू रहने दे, तलाक ले ले तू, कन्हैया शर्मा 2, तू तलाक ले ले पढ़ाई से, इधर आएगी डायरेक्शन, प्लीज कन्हैया वीडियो देखना डायरेक्शन वाले, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, इधर होगी, इधर होगी,
कौन सा रूल लग रहा है पता नहीं, कौन सा रूल लगा रहे हो, राइट हैंड पाम रूल लगाना है। चलिए अंगूठा ये रहा, उंगलियां नीचे कर दो, हथेली इधर आ रही है। अब मैं यहां इतना डिटेल में तो नहीं समझा रहा, ठीक। चलिए, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो ये रिजल्ट, और उसी की लाइन पर हो तो ये रिजल्ट। अब जैसे इसी को लेके एक सवाल और बताता हूं, जैसे सिचुएशन या सिनारियो क्या दे देते हैं कि एक वायर आ रहा है, उसको फिर बेंड कर दिया, फिर यूं जा रहा है। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, फिर उसको था तो वो ये, फिर बीच में उंगली करके इसको ऐसे सेमी सर्कुलर शेप दे दिए। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए जनरली हम क्या कहते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वायर का और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा ही नहीं। बताओ बताइए, सवाल ये है एनसीईआरटी में कि एक ऐसे करके वायर है, इसकी वजह से इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पोर्शन का होगा, सेमी सर्कुलर पोर्शन का। इस वायर का तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। वजह तुम हो, वजह तुम हो, चिराग तले अंधेरा वाला, कि वायर, स्ट्रेट वायर की लाइन पर यदि आए, हाँ, क्योंकि देखो स्ट्रेट वायर की सीध में ये पॉइंट आ रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, है नहीं। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए सिर्फ अभी मैं सर्कुलर लूप का बता दूंगा आपको, लेकिन अभी ये सीन, और बचे हुए का तो इन्वर्ट हो गई होगा। तो चलिए, ये था बायो सावर्ट की पहली एप्लीकेशन कि यदि स्ट्रेट वायर हो तो क्या करना होता है आपको। अच्छा, जैसे एक सवाल मुझसे पूछा था कि ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट ऐसे है। तो अब स्क्वायर की साइड भी दे रखी है, मान लो साइड दे रखी है ए, तो स्क्वायर और करंट आई, तो स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहली बात, इनमें से कोई भी वायर इनफाइनाइटली लेंथ का नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले केवल एक वायर एज्यूम करो, सिर्फ एक्टिंग करो ये दिख रहा है। तो इसकी वजह से बताइए, क्योंकि थैंक गॉड स्क्वायर है, तो ये एंगल 45 और ये 45 होगा, इसमें वो वाला रिजल्ट लगेगा जो फाइनाइट लेंथ वाला है। और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, इनवर्ड आएगा ना। अच्छा, सेम इसका भी उतना ही और इनवर्ड, इसका भी उतना ही और इनवर्ड, और इसका भी उतना ही इनवर्ड। तो आप एक वायर का निकालिए, जो यहां रिजल्ट था, गलती से मैंने मिटा दिया, जल्दीबाजी कर दी, यहां जो पहला रिजल्ट था वो निकालिए, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई और करेंगे। बताओ 4 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि आपने एक वायर का निकाला है ना, ऐसे ये और ये भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें ये, इस टाइप में ये फिजिक्स लग जाती है। चलिए अब आते हैं, मान लो आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, बायो सावर्ट की दूसरी एप्लीकेशन, यदि कोई सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहले तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी इसमें, जो मैंने करंट एरो दिए, करंट के एरो दिए हैं इनवर्ड, इसमें इनवर्ड यानी क्रॉस होगी। और यदि सर्कुलर कॉइल में करंट ऐसे दे दूं तो इसमें आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, आप कैसे भी करके, जो भी रूल आपको आता है, ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, लेकिन फॉर्मूला लगेगा सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कितना आसान सवाल है सेंटर पे, लेकिन ध्यान रखना, मैंने कहा ना फिजिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब बहुत रेयर फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल है। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले कंडीशन अप्लाइड, दिस फॉर्मूला इज आल्सो कंडीशन अप्लाइड। सर्कुलर कॉइल होनी चाहिए, सेंटर पे निकालना होगा तभी लगेगा। अब इसमें न्यूमेरिकल आ जाए तो बढ़िया। अच्छा, एक और चीज, अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं है, क्या नहीं म्यू नॉट है, तो इसके लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है ना, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसको यूज करेंगे हम म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है, आई जो भी सवाल में दे रखी हो, आज आपको जो भी दे रखा हो, ये मैंने 1 मिनट सर्किल नहीं बनाया, ये क्रॉस और ये डॉट है, बस ये चीज है। ठीक है, अब इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए कि मैंने आई को ट्वाइस कर दिया, जैसे कंसेप्चुअली आई को ट्वाइस कर दिया, तो आप देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्वाइस हो जाएगा। उसने कहा आर को ट्वाइस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। बताइए, आई और आर दोनों ही ट्वाइस कर दिए, जल्दी बताओ आंसर। आई और आर दोनों ट्वाइस कर दिए, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। नो चेंज, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब इसमें यदि मान लो नंबर ऑफ टर्न्स भी है,
मतलब कुछ फाइन, जैसे एक सर्कुलर कॉइल हो गई, फिर मैंने एक और टर्न ले लिया पास में, दिख रहा है ना 2 टर्न, फिर तीसरा ले लिया कुछ फ्यू टर्न ले लिए कि उसकी शेप सर्कुलर रहे। मेरी बात एक चीज बताता हूं, आपने ये सर्कुलर कॉइल ली, फिर एक और ले लिया टर्न, फिर एक और ले लिया टर्न, तो कुछ टर्न है तो इसमें आप एन का मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन टर्न बहुत सारे हैं, आप टर्न ही टर्न बनाते जा रहे हो, तो फिर उसमें भी ये रिजल्ट नहीं लगेगा। यदि एन बहुत ज्यादा है तो, एन कुछ है तो एन का मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा बताइए, देखो ये मैं इसका प्लेन चेंज कर रहा हूं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये रिजल्ट है। अब आटे में नमक के बराबर यदि 1-2 टर्न हो तो चलो लगा लेंगे, 3-4 ज्यादा हो यूं करके। लेकिन आप बताओ यदि जरूरत से ज्यादा होंगे तो इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर कहां है? फिर सर्कुलर कॉइल का सेंटर ही खत्म हो गया ना, फिर ये सोलेनॉइड बनने की ओर है। अब सोलेनॉइड भी नहीं बनाई है अभी, क्योंकि सोलेनॉइड की भी शर्त है, ध्यान करो, सोलेनॉइड में लेंथ फिर तो अच्छी खासी लेंथ होनी चाहिए। तो आप रिजल्ट यहां यूज कर सकते हो या कुछ टर्नो यहां यूज कर सकते हो, यहां नहीं लगेगा, फिर यहां पे आ गए तो फिर सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगेगा। समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आप लोग समझे या नहीं समझे? कुछ टर्न हो 10, 15, 20, 25 है नहीं, 25, 30 टर्न तो पता भी नहीं चलते सच बताऊं तो, तब तक ये रिजल्ट वैलिड है, फिर उससे ज्यादा पे वैलिड नहीं होगा। ये आपके में आएगा नहीं, या तो ये आएगा ये या फिर सोलेनॉइड हो जाएगा। आ रहे हैं अभी सोलेनॉइड पर। अब सर्कुलर कॉइल, एक और चीज सर्कुलर कॉइल से रिलेटेड चीज, कि आप इसको ऐसे देख लो। अच्छा फिगर आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, फिगर तो ऐसे भी आने को आ सकता है। चलिए एक मिनट, यदि हम इसमें एक फैक्ट और फंडामेंटल ऐड कर सकते हैं, यदि करंट ऐसे करके काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप उसको नॉर्थ पोल इमेजिन कर लीजिए ऐसे करके। सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी। काउंटर क्लॉकवाइज तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल ये, इसको ऐसे करके एन, मैंने बड़ा स्टाइलिश से एन बनाया, और जहां क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज है, वहां एस बना लीजिए। तो जब सर्कुलर कॉइल में, जो सर्कुलर कॉइल होती है, जैसे ये रही सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना, यू करके करंट जाएगी यू, तो इधर से क्या होगी क्लॉकवाइज। तो ये भी सच है, आप घर पे करना, कि एक तरफ से यदि क्लॉकवाइज है तो उसके, कंटिन्यू कर रहा हूं, तो सर्कुलर कॉइल में एक तरफ से करंट जैसी भी होगी, उसके अपोजिट जाओगे तो उल्टा दिखेगी। तो जिधर से आपको क्लॉकवाइज दिखेगी वो साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज बिहेव करेगी वो नॉर्थ पोल। तो यदि मैं कॉइल को ऐसे बनाऊं, कॉइल को मैंने ऐसे बनाया, ये पीछे वाला हिस्सा है कॉइल का, और करंट यदि ऐसे है ना, करंट यदि ऐसे है, तो बताइए यदि मैं इधर से देखूंगा तो मुझे, ये पीछे वाला हिस्सा है डॉट डॉट, ये आगे वाला, तो मुझे कौन सी करंट नजर आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इधर से देखने पर जो बंदा यहां खड़ा है उसको यहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। जी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो इसका मतलब ये वाली साइड नॉर्थ बनेगी और इधर वाली साइड साउथ बनेगी। और फिर इसमें वही फिजिक्स लगा दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड नेगेटिव, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द कॉइल, नॉर्थ से, सुनेंगे, नॉर्थ से बाहर की ओर होंगी और साउथ के लिए इनवर्ड होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए, ये एग्जैक्टली एक्सेस पर, और फिर नॉर्थ से, ये तो एक्सेस वाली होगी सेंटर वाली, बाकी नॉर्थ से ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये क्या बनाई मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जैसे मैंने ऊपर बनाई है वैसे नीचे बना दीजिएगा, कॉपी पेस्ट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। लेकिन हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, वैल्यू। अभी अगले टॉपिक में यहाँ पे भी निकालना सिखा दूंगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैथमेटिक्स नहीं जानते हम 12th लेवल पे, हाँ, लेकिन डायरेक्शन हमें पता है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर्मूला हमें सिर्फ यहाँ का या यहाँ का पता है, सिर्फ इस लाइन का पता है फॉर्मूला हमें, लेकिन इनका फॉर्मूला नहीं पता। यदि आपसे कोई पूछे सर्कुलर कॉइल के यहाँ निकालो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे थोड़ा सर पे भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल, अब एक और चीज इसमें, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक, एक और डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे ये सर्कुलर कॉइल है और ये पीछे वाला हिस्सा करंट यू है, अपनी राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड कर दीजिए, तो आप देखोगे अंगूठा इधर आ रहा है। जिधर अंगूठा आ रहा हो
अंगूठा मेरा इधर आ रहा है, आप चेक करो, वो ही बी एक्सियल की डायरेक्शन होती है, बी एक्सियल। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा, वही बी एक्सियल। और जो बी एक्सियल की होती है वही एम वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये भी बता दू, एम वेक्टर क्या आ गया, ये वही मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल ये वही बात है जैसे ई एक्सियल और पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते थे ना, ई एक्सियल और पी वेक्टर याद करो। ई एक्सियल डायपोल की एक्सिस पर एक्सियल फील्ड और पी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे ना, वैसे ही बी एक्सियल और एम वेक्टर। और हाँ, एन कैप भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना, अभी तो आपका बी एक्सियल से काम हो रहा है, तो डायरेक्ट ट्रिक ऐसे है, अंगूठे राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ, जिधर अंगूठा आ रहा है वही बी एक्सियल है, वही एम वेक्टर है। और बी एक्सियल फटाफट पता चल जाएगा ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अच्छा तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, खत्म, क्योंकि नॉर्थ से निकल रही होगी, हम इसका उल्टा भी चल सकते हैं। और एन कैप नॉर्मल टू, अच्छा वैसे तो नॉर्मल आप कहीं भी डाल सकते हो, यदि आपके पास सिंपली सरफेस हो तो, एक प्लेन सरफेस है उसको नॉर्मल डालो, ये सरफेस है नॉर्मल ऊपर भी डाल सकते हो जैसे ये है, आगे पीछे कहीं भी। लेकिन यदि उसमें करंट अटैच है तो फिर हम हमेशा नॉर्मल एम वेक्टर की दिशा में डालते हैं, जिधर एम उधर एन, जिधर एम उधर एन, ये याद रखिएगा। अब सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको रिवाइज हो गया। यहीं से यदि मान लो आपसे सवाल कैसे बन जाएंगे कि एक कॉइल ये रही, एक कॉइल ये रही, इसके सेंटर पर निकालो। तो अब यदि दोनों करंट ऐसे है, भाई आप इस वाले का लिए ये फॉर्मूला लगाना, फिर दूसरी वाली कॉइल के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना, इसके कॉन्फ़िगरेशन रखना, इसकी करंट इसकी रेडियस, क्योंकि करंट दोनों में एक ही दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। नहीं B1 माइनस बी, हाँ B1 प्लस B2, बिल्कुल ठीक, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होकर जुड़ जाएंगे। यदि सिचुएशन ये हो जाए तो फिर जो ज्यादा होगा वो ज्यादा में से कम माइनस कर देना। भाई रेडियस जिसकी कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन करंट दूसरे वाले में ज्यादा हुई तो सवाल के दौरान पता चलेगा, तो इसमें घटाया जाएगा, डायरेक्शन मैनेज कर लेना, ठीक है। मान लो सिचुएशन ये वाली आ गई कि एक कॉइल ये रही, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा, और एक ऐसे हो गई, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक का ऐसे। हम यहाँ फिर वो रिजल्टेंट वेक्टर की तरह जैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। सर आपको बरमूडे में ठंड नहीं यार, घर पे ना पैक है, मुझे ठंड बॉडी ऊपर लगती है। चलिए हाँ, तो ये आप प्रैक्टिस से करिएगा। अब इसमें एक चीज और, सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हो तो ये फिजिक्स हम यूज कर रहे हैं, यही तो है ना। इसको रट लीजिए और इसमें लगाएंगे हम केले वाला मेथड। बाई चांस जैसे आधी सेमी सर्किल दे दिया तो पूरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका आधा कर देना, है ना पूरा। यदि 1/4 दे दे तो इसका 1/4 कर देंगे। मान लो यदि ये सिनारियो दे दिया कि ये एक सर्कुलर आर्क है और वो सेंटर पर 60 डिग्री या थीटा एंगल बना रही है, फिर कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, बताना ये पूरा एंगल कितना है, 360। केले वाला मेथड, जब 360 डिग्री एंगल था, जब थीटा इक्वल टू 360 था पूरा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो जब सेंटर पर थीटा इक्वल टू 1 डिग्री होगा तो b अपॉन 360 डिग्री, और जब सेंटर पर थीटा होगा, समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं? और ये थीटा हो सकता है रेडियन में हो, तो फिर रेडियन की तरह चलना, फिर यहाँ 360 नहीं लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। 2 पाई रेडियन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसको लेंथ में भी पूछ सकता है, वो ये कह सकता है सवाल कि मेरे पास एंगल नहीं दिया कि एल लेंथ है, बस एल लेंथ है एल, तो फिर आप क्या लिखोगे? फिर ये बनाओगे, जब 2 पाई आर लेंथ थी तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी था, जब पूरी लेंथ 2 पाई आर थी, हम अपने आप को उसी के अनुसार मोड़ लेंगे। जब पूरी लेंथ 2 पाई आर थी तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, केले वाला मेथड, 10 रुपए के इतने केले, तो 1 यूनिट लेंथ पर b अपॉन 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो जब लेंथ एल है तो एल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। क्या क्या पॉसिबल चुल हो सकती है वो मैंने बताई, कैसे कैसे वो चुल कर सकता है। चलिए अब आते हैं सर्कुलर कॉइल की इसी में एक्सियल लाइन पर।
अब एक्सेस दिखाने के लिए हम जनरली कॉइल को फिर ऐसे ही बनाते हैं, यदि ठीक है करंट यदि यूं है तो बेटा पहले तो वही मैंने बताया ना, राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे पकड़ लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। माना इस बार रेडियस को मैं कैपिटल आर लिख देता हूं, मान लो रेडियस को कैपिटल आर लिख दिया, कोई नहीं, इस डिस्टेंस को एक्स लिख दिया और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब पॉइंट पी इज नॉट सेंटर, इट इज एक्सियल पॉइंट। तो इस पॉइंट पी पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नो डाउट सबको पता होगा, म्यू नॉट, बस मुझे नहीं पता है, नहीं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। देखना सही है गलत, आप बताओ पहले ये सही है गलत, मुझे सही याद आ रहा है या नहीं? सही याद आ रहा है, ठीक है, ओके, याद है मुझे। तो बी एक्सियल ये यूज करेंगे। नहीं निकुंज, कभी कभी कंफ्यूज होता हूं तो बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं कि शायद देखना एक बार कंफर्म कर लेना। इनटू यदि नंबर ऑफ टर्न्स हो, कुछ रीजनेबल नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसका जो ग्राफ आपको देखना, ग्राफ वाला स्टडी करना। यदि मैं इस एक्सियल ये ठीक है, मैं ग्राफ खींचूं कि जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो थोड़ी देर सही चलता है सीधा, फिर उसके बाद गिरता है, फिर उसके बाद ऐसे, याद है या नहीं याद? और फिर हम इधर ही क्यों, इधर भी तो जा सकते हैं। तो ग्राफ ऐसे आएगा, मिरर इमेज। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, पहले सीधा चलता है, फिर गिर जाता है, गिरना चालू कर देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा, इसमें हम इस रिजल्ट से ना, यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, देखो इसमें x की वैल्यू 0 रख दूं तो आप सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर आ जाओगे। और आप x 0 रख के देखो, b की वैल्यू वही आ रही होगी जो b सेंटर पर थी। कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। करके देखो इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये भी कि सर, यानी एक तरीके से आप इसे याद करके सेंटर वाला भी डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो सेंटर पर ही तो पहुंच गया। फिर यदि थोड़ा थोड़ा बढ़ते हो आप तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देखो, आटे में नमक के बराबर बदतमीजी कर सकते हो। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, तो थोड़ा सा आगे आ जाओगे ना तो हम 10 ही मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं थोड़ा आगे तक, तो यानी वही मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो गिरना चालू होगा। और हाँ, वेरी गुड निकुंज, जब हम इसमें आगे आएंगे, बताना जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा बी घटेगा, एक्स बढ़ेगा बी घटेगा, एक्स बढ़ेगा बी घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में। लेकिन कंसीडर द सिचुएशन जब एक्स अच्छा खासा हैंडसमली बड़ा हो जाए, तो उस केस में ठीक है, जब एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, अच्छा खासा, तो उस केस में एक्स स्क्वायर के सामने आर स्क्वायर नेगलेक्ट कर दोगे। अभी मैंने इंस्टा पे मीम भी डाला था, अच्छा भाई मैं चलता हूं, है ना, याद हो किसी को? फिर एक्स के सामने आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे, तो बी एक्सियल कितना आएगा? बी एक्सियल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसके कंपैरिजन में से नेगलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी एक्स क्यूब। तो आपने एक चीज नोटिस करी, बी एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। कुछ याद आ रहा है? हाँ, कन्हैया को याद आ गया है। बताइए, ये रिजल्ट कुछ याद दिला रहा है आपको? कन्हैया को वही चीज याद आ गई जो मैं चाह रहा था। और बोलो। हाँ नमन, बिल्कुल ठीक, शॉर्ट डाइपोल, क्योंकि करंट कैरिंग लूप अपने आप में कंप्लीट डाइपोल होता है, याद रखिएगा, कंप्लीट डाइपोल होता है। क्योंकि एक तरफ नॉर्थ तो एक तरफ साउथ बना था, तो डाइपोल तो हो गया। लेकिन जब हम दूर हो जाएंगे देन वो शॉर्ट डाइपोल की तरह काम करेगा, वो शॉर्ट डाइपोल की तरह काम करने लग जाएगा जब हम दूर होते चले जाएंगे। तो शॉर्ट डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब या आर क्यूब, जो भी आपने डिस्टेंस मानी है। अच्छा, यहां पर मानने का एक क्वेश्चन था, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। वैल्यू तो मुझे नहीं पता, एक बार है नहीं, एक मिनट देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जो थोड़ा सा अभी टॉपिक से हटके है। कि जैसे यूनिट फर्स्ट है, उसमें डायपोल का एक क्वेश्चन था, पेज नंबर 29 पर, पेज 29 पर एग्जाम्पल 1.10 था। वो क्या था? दो चार्जेस हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम
और ये -10 माइक्रोकूलम, ये 5 mm की दूरी पर है, 5 mm पूरी दूरी, ये 5 mm। उसने पूछा है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर ये निकालना है, ऐसे ही है, ठीक है। पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा हूं मैं, केवल मतलब की बात पढ़ रहा हूं। तो अब आप बताना, दिस आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दिस विल एक्ट एज आर, ये तो आर की तरह काम कर जाएगा। और ये 5 mm किसकी तरह काम करेगी? 5 mm काम करेगी 2L की तरह। आपका जो 2L है वो 5 mm हो गया। जो हमने सवाल, जो हमने, आपने जिसने मुझसे फिजिक्स पढ़ी है उसे पता है 2L क्या चीज है। तो L कितना हो गया? 2.5 mm, है ना, L 2.5 mm। अब आपको मैंने बताया है यदि आपका R ग्रेटर देन L हो, यदि आपका R ग्रेटर देन L हो, तब आप डायपोल को शॉर्ट मान सकते हो, और शॉर्ट डायपोल की डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, ई एक्सियल ये वाला लगा दोगे, 2kp/r³। फिर पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मान्य आप ठीक से सुनना जो मैं समझा रहा हूं, फिर पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यदि ये आप सेटिस्फाइड हो चुके हो, तो ये सेटिस्फाइड हो चुके हो तो डायपोल तो शॉर्ट हो गया। और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई एक्सियल इक्वल टू 2kp/r² -L² यही है ना बेटा ई एक्सियल का फॉर्मूला? सोच के बताओ, ई एक्सियल का फॉर्मूला यही है या नहीं? मैं भी देखूं, पता नहीं कहां मिलेगा मुझे, एक बार कंफर्म करो। आर और, हाँ आर और आएगा, सॉरी, हाँ सॉरी आर और आएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए अब सुनिए, मुझे ये फॉर्मूला लगाना है या ये लगाना है? नो डाउट एक्यूरेट तो यही है, लेकिन यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ये, तो ये भी काफी एक्यूरेसी के करीब ही देगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्यूरेट तो यही देता है फॉर एवरी सिनारियो, दिस इज अ मास्टर की फॉर एक्सियल पॉइंट। लेकिन यदि डायपोल शॉर्ट साबित हो चुका है तो आप ये लगा लो, फटाफट हो जाते हैं। अब कैसे साबित हुआ शॉर्ट डायपोल है? अब मानिए आप देखना, इसमें आर तो दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और एल है आपका 2.5 mm, 2.5 mm एल। तो आर अपॉन एल निकालिए आप, रेशियो 15/2.5 mm है ना, 15 सेंटीमीटर। इसको यदि मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 150, फिर 1 0 इसको हटा दूं तो ये 60 आएगा। ये आपने देखा, R इक्वल टू 60L, R L से दुगना, 3 गुना नहीं, 60 गुना, बहुत होता है 60 गुना, 60 गुना बड़ा है, यानी R इतना बड़ा है। तो आप R, ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब कल आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें शायद ये डिस्टेंस कितनी थी, मैं 1 मिनट देखता हूं, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी थी। 1 मिनट। अब आप अपने क्वेश्चंस को देखना, मानिए उसमें ये लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे 20 सेंटीमीटर पर मैग्नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो क्या इस सवाल में, ये जो आपका सवाल, ये 10 और ये, चलिए तो L कितना हो गया इस सवाल में, इसे हटाओ, आपके सवाल में L 5 सेंटीमीटर हुआ है ना, और R आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो R L से बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर दें। 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में 20 के सामने 5 को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आया, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। मैंने जो एनसीईआरटी का सवाल दिया उसमें आप देखिए 15 सेंटीमीटर और mm, ये तो यदि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तभी आप ये यूज कर लेना, ठीक है, बस ये चीज। एक्चुअली मान्य का क्वेश्चन ये था, मैं सबको बता दूं कि मैं इस रिजल्ट को लगा रही हूं तो ये आ रहा है, पर इसको लगा रही हूं तो क्यों नहीं आ रहा, वो रीजन यही है। वैसे आपको ये है कि हमेशा ये तो हमेशा सफल रहेगा, ये तो हमेशा वैलिड है, शॉर्ट डायपोल के लिए भी वैलिड है, ये तो हम कार्यस्थानी कर देते हैं फटाफट करने के लिए, 9.8 की जगह 10 कर लो जी, ये चीज दर्द दिलों के कम हो जाते यदि 9.8 की जगह 10 हो जाते जी, है नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारे पास, और इसमें क्या चीज रहेगी बताने को? बाकी तो देखो सवाल का पैटर्न आपको पता ही है कि एक कॉइल ये दे दी,
इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और एक कॉइल नीचे दे दी, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं हो गया। तो आप दोनों की डायरेक्शन देख लेना किधर जा रही है, फिर रिजल्टेंट यूज करना। जो भी एंगल दे रखा है, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस फॉर्मूले से, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसी फॉर्मूले से, फिर सिचुएशन देखना क्या बन रही है। ये तो ठीक है ना, वीडियो देख लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे। और बताता हूं इसमें, हाँ अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें एक काम और करते, ये जो रिजल्ट है उस समय शायद ये बात नहीं बताई थी, अब बताता हूं। देखिए बी एक्सीएल कितना आ रहा है, इसे मिटाऊं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, मैंने एन को इधर ले लिया, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर नीचे मैं पाई का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये कर दिया पाई का मल्टीप्लाई। एक चीज देखना जो ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन ठीक लगेगा, पाई का मल्टीप्लाई। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या चीज होगी, एरिया हो गया इस कॉइल का। तो पाई, ये चीज पता है क्या चीज है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आपको म्यू नॉट और ये क्या हो गया एम, है ना, एक काम करो 2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूं ऊपर नीचे, जिससे कि ये 4 पाई हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बी एक्सियल मैग्नेटिक मूवमेंट के यहां भी प्रोपोर्शनल आ रहा है। और एट अ वेरी, चलो कोई नहीं, ये एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है और जो कॉइल का डाइपोल होता है एक जैसा रिजल्ट आएगा। देखो मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसकी एक्सियल लाइन पर और इसकी एक्सियल लाइन पर एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस सेम रिजल्ट आएंगे। ये थी बेटा करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल। इसके सवाल करिएगा। बायो सावर्ट लॉ की तो यही 3 एप्लीकेशन थी, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर, सर्कुलर कॉइल की एक्सियल लाइन। अब इसके बाद आता है एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, एसीएल शॉर्ट में लिख दिया, एम्पियर सर्कुटल लॉ। गॉस थ्योरम का सिमिलर वर्जन, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर वर्जन की डिटेल में तो बेटा वहीं पढ़ना। क्या बेटा, हाँ, कि यदि आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उसके चारों ओर मैंने कोई लूप इमेजिन कर लिया, लूप आड़ा टेढ़ा तिरछा भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसको सिमिट्रिकल लूप ले रखा है, और ये इस वायर इस लूप के अंदर से जा रहा है, छेद करते हुए अंदर से, जैसे ये कड़ा है कोई, ठीक है, और इसके अंदर से वायर जा रहा है, कहीं से भी जा सकता है, फिलहाल सेंटर पे लगा दिया मैंने। तो बताइए करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस मैग्नेटिक, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड के छींटे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगा, इस वायर का यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर का यहां भी होगा, इस वायर का यहां भी। तो यदि मान लो इस वायर ने यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो भी छींटा मारा बी, और लेंथ ले लू डीएल, तो बी और डीएल दो एरो हैं, एक बी वेक्टर का और एक डीएल वेक्टर का, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, है ना। तो ये बी डॉट डीएल, इस पूरे लूप में सभी बी डॉट डीएल का सिग्मा कर दूं, सिग्मा कर दूं यानी इंटीग्रेशन कर दूं। एक ही बात है, सिग्मा का और एक्यूरेट वर्जन होता है इंटीग्रेशन, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बीडीएल 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 सब जोड़ दूं, कोई रह नहीं जाए। तो ये टोटल हमेशा पूरे लूप के लिए, ये टोटल ये फिक्स है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम थी ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा सी स्क्वायर ही आएगा। ये कैलकुलेशन हमेशा म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग दैट लूप आएगी, ठीक है। बाकी इसमें पढ़ने को बहुत है, इसको तो यदि नहीं आता आपको तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। हालांकि एम्पियर सर्कुलर लॉ पे कोई ज्यादा फिजिक्स नहीं है आपके लिए, लेकिन इसको वीडियो देख के कंप्लीटली पढ़ लेना। फिलहाल उसमें ये पढ़ना डीएल की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चलो बी की डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, डीएल की चांद पर डंडा मतलब कैसे, जैसा आप लूप कंसीडर करोगे वही डायरेक्शन हो जाएगी, यानी डीएल की डायरेक्शन तो फ्लेक्सिबल होती है। आप लूप को ए बी सी के अकॉर्डिंग चलोगे तो डीएल की डायरेक्शन ये थी, और यदि लूप ऐसे चलोगे तो डीएल की डायरेक्शन पलट जाएगी। नेट करंट होती है ये नेट करंट। यदि मान लो आई की जगह 2i जा रही है तो आप 2i लिखोगे, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है तो 0 हो जाएगी ये करंट, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी का स्ट्रेट वायर वाला क्वेश्चन करिएगा इस पर,
करिएगा प्रैक्टिस के लिए। बता देता हूं कौन सा बताता हूं। हाँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.8 जरूर करिएगा एक बार और मेरे कहने पर। और मैंने उसी समय बताया था, बस इस फिगर को कंसीडर मत करना, फिगर जो मैंने समझाया था फिगर वो है। 4.8 जरूर करिएगा। फिर 2-3 बातें बता के फिर फ्री करता हूं आपको। कल से 7:30 पर क्लास, ठीक है। सोलेनॉइड में इतने रीजन में, लगभग इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। कल से क्या करिए, कल से बैच की टाइमिंग सुबह 7:30 पर है, ये है कल से। इज इट? हाँ, क्या गया ये। हाँ, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो थोड़ा सा किनारे से हट जाए, थोड़ा इधर किनारे से हट जाए तो लगभग कांस्टेंट होता है। किनारे पे आके वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है किनारे पे, और अंदर इतने रीजन में जब तक वो कांस्टेंट है। बी का जो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जिसमें एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन, जिसमें एन मेरे को पर्सनली ये पसंद नहीं है फॉर्म, मुझे ये फॉर्म पर्सनली पसंद है। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऐसे याद करने की बजाय मैं तो ऐसे याद करता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ जो भी सोलेनॉइड की है। और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें भसड़ होती है बेटा थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, आपको ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे भी लिख देते हैं। और ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड नहीं है इतने रीजन में, ये भी बता दूं, ये फॉर्मूला लगभग इतने रीजन में वैलिड नहीं होता। इसलिए जब आप सवाल पढ़ते हो ना तो पता चलेगा कि इनसाइड सोलेनॉइड, इन बिटवीन यानी सेंटर पर, या ये किनारे पे आके मैग्नेटिक फील्ड इसका जस्ट आधा हो जाता है। पर वो सिलेबस में बियॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है, किनारे पे आके आधा हो जाता है। आप याद कर लो, बस खत्म करो, ठीक है। ऐसी टोरॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड, टोरॉइड। अब एक और चीज, ठीक है, एक ये टोरॉइड हो गया। टोरॉइड का भी सेम रिजल्ट आता है अंदर। अच्छा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होता है यहां, लेकिन यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है टोरॉइड का। फॉर्मूला यही होगा म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो है, लेकिन लेंथ तो 2πr है ना, पूरे की लेंथ 2πr। इसे मैं काट के सीधा कर दूं तो यही हो जाएगा ना, जिसमें अच्छा इसमें एक चीज और, रेडियस ये वाली रेडियस एक्चुअली एवरेज रेडियस होती है ये। यदि आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखी है तो आर आई प्लस आर ओ का एवरेज लोगे आप, ध्यान रखना। यदि आपको टोरॉइड की रेडियस निकालनी है तो जो इनर है, फिर से बता देता हूं, ये रिंग है ये, तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस का एवरेज ले लोगे तो वो टोरॉइड की रेडियस। इसके क्रॉस सेक्शनल की रेडियस निकालनी हो, क्रॉस सेक्शन इस वाले की, इसका कोई यूज होता नहीं है, लेकिन वो कैसे निकलेगी, वो आर, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा देंगे तो ये इसका डायमीटर आ जाएगा, है ना, डायमीटर। अच्छा, अब अच्छा, रेडियस कब डायमीटर के बराबर हो सकती है, ये बताओ। एक वाहियात क्वेश्चन, रेडियस कब डायमीटर के बराबर हो सकती है ना, वाहियात क्वेश्चन है ना। when diameter is 5 meter, when diameter is 5 meter, then radius is diameter, है ना, then radius is diameter। ओके, ऐसे ही पीजे के लिए सब्सक्राइब करें, है नहीं, चलिए। और इसमें बताने को, हाँ एक और चीज, सोलेनॉइड में एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बन जाता है, तो यहां मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन वैसी निकलेगी जो बताइए पास्ट में। लेकिन टोरॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, टोरॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। रीजन के लिए वीडियो ढूंढ लेना कि जैसे ये टर्न है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, फिर इसके बगल में इसका इधर, इसका इधर। अब बताइए, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन से सारे एरो जुड़ जाएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा कि। और इसमें सोलेनॉइड में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबका एक ही दिशा में है, तो सबका मैग्नेटिक मूवमेंट जुड़ जाता है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, टोरॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है।
आगे समझ में नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। कल और मैं थोड़ा पटर पटर कर लूं, फिर आपको मौका दूंगा डाउट पूछने का।